Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. वेलकम बैक हम सबके अपने YouTube चैनल VMS लेक्चर 17 में। आज हम करेंगे केसी का पेपर फर्स्ट का पार्ट बी स्टार्ट। ठीक है, जिसने मेरी पार्ट ए वाली वीडियो सारी नहीं देखी है सिलेबस वाइज, तो आप मेरी केसी की प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, या फिर रिसेंट वीडियोस में आप चेक करना, तो आपको सारी की सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। तो आज हम करेंगे बेसिकली ज्वर के बारे में। ठीक है, ज्वर इन डिटेल पढ़ेंगे और चिकित्सा के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक ज्वर आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, आपने चरक चिकित्सा स्थान में भी पढ़ा होगा। देखो, जो चरक चिकित्सा के लिए भी ये सुन रहा है वीडियो, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ज्वर जो है टॉपिक तो वो ही रहेगा। ओके, सेम थिंग्स हैं। बात करते हैं सबसे पहले ज्वर। ज्वर क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ओके, तो ज्वर क्या आएगा? देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग अगर जो बली ज्वर प्रधान रोगानाम। मतलब जिसमें देह और मन, देह इंद्रियों और मन में संताप उत्पन्न होता है, और जो सब रोग होते हैं ना, सब रोग की स्टार्टिंग में आपको ज्वर ही होता है। अब आते हैं इसके सामान्य निदान। निदान तो वही आएगा, मिथ्याहार विहार का सेवन करना या फिर निज और अगंतुज कारणों से होगा। पूर्व रूप की बात करते हैं तो आलस्य नयने जिम्बा गौरवम क्लम आस्य वैरस्य अविपाक होता है। सामान्य लक्षण कि देह में और मन संताप हो जाता है, देह संताप और मन संताप होता है। साध्या साध्यता की बात करते हैं। एक्चुअली दिस इज incurable if has multiple signs and symptoms arise due to many cause, patient is weak, develop edema and other complication। देखो, असाध्य ये तब बनता है जब वो जो पेशेंट होता है उसको काफी सारे कारणों से उसको व्याधि हुई हो, पेशेंट बहुत वीक हो, ठीक है, उसको एडिमा आ गया हो या कोई उपद्रव उसके आ गए हो। तो संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति में सबसे पहले आता है मिथ्याहार विहार का सेवन किया। जैसे ही उसने गलत आहार का सेवन किया, उसका पित्त बढ़ गया, पित्त प्रधान तीनों दोष का प्रकोप हुआ। जैसे ही पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप हुए, तो दोष जो है वो संचित हो गया आपके अमाशय में। फिर अमाशय में आए तो कोष्ठग्नि वहां पे और तेज होएगा, जिससे संताप होगा और क्या होगा? ज्वर होता है। ठीक है, ये इसकी संप्राप्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वर के भेद। जो ज्वर के भेद हैं वो 2 टाइप से भी हैं, 5 टाइप से भी हैं, 7 से भी हैं, 8 से भी हैं और सन्निपातित ज्वर भी है। तो 2 टाइप से क्या है? शारीरिक और मानसिक ज्वर हो सकता है, सौम्य और आग्नेय, बहिर्वेग, अंतर्वेग, प्राकृत, वेकृत और साध्य या फिर असाध्य वेग। ठीक है, अब बात है पंच। पंचविध बेसिकली विषम ज्वर होता है, संतत, सतत, अन्य दुष्टक, तिक्तक और चतुर्थ। ओके, इंपॉर्टेंट है। संप्राप्त सप्तविध की बात करते हैं तो इसमें धातुगत आएंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अष्टविध में वात, पित्त, कफ, द्वंद्व जाते हैं, एंड देन सन्निपातज और अगंतुज जाता है। फिर सन्निपातज ज्वर के भी फर्दर है वात, पित्त, उल्बणोहीन कफ, वात कफ, उल्बणोहीन कफ। दिस इज ऑलरेडी टू दैट, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगंतुज ज्वर, अगंतुज ज्वर में क्या आएगा? अभिघात, अभिशाप, अभिचार और अभिसंगज। ठीक है, अब आते हैं सिनोनिम ऑफ ज्वर। जो ज्वर होता है उसके क्या पर्याय है? ज्वर को ज्वर भी बोलते हैं, विकार भी बोलते हैं, रोग, व्याधि और आतंक बोलते हैं। स्वाभाविक प्रकृति ऑफ ज्वर, जो ज्वर होता है वो क्षय कारक होता है, इसी कारण से क्षय बोलते हैं। और जो ज्वर होता है वो तम तम कोज करता है, अंधेरा लाता है आंखों के सामने, तो इसी कारण से मोह कहते हैं। ठीक है जी, और तमोगुण इसका मेन आता है इसमें। और ज्वर इज रिजल्ट ऑफ पाप कर्म, पाप कर्म की वजह से होता है तो उसको पापमा भी बोलते हैं। और ज्वर इज कॉज मृत्यु, तो इसे मृत्यु भी बोलते हैं। और ये यमराज के पास पहुंचा देते हैं बंदे को मार के, तो इसे क्या बोलते हैं? यमातक भी बोलते हैं। अब इसका प्रत्यात्मक लक्षण क्या है ज्वर का? ज्वर प्रत्यात्मक लक्षणम लिंगम संताप देह मानस। इसमें क्या हो जाता है? आपका संताप हो जाता है देह और मन में। ठीक है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड इरिटेटेड माइंड। अब ज्वर के भेद जो हमने पढ़े हैं इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप चरक चिकित्सा में इंपॉर्टेंट है, वहां के ज्वर में इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें मेनली ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। शारीरिक ज्वर क्या होता है? जो आपको शारीरिक दोष, मतलब इफ ज्वर मैनिफेस्टेड इन द बॉडी फर्स्ट, जो शरीर में सबसे पहले
इफेक्ट करता है। उसमें ताप करेगा, अरुचि करता है, तृष्णा, अंगमर्द और स्वेद का अवरोध करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक। मानसिक जो आपके मानसिक मतलब मन पे जो इफेक्ट करता है, जैसे कि आपको अति बेचैनी होगी, गलानी होगी और बेचिंता होगा। नेक्स्ट आता है सौम्य और आग्नेय। सौम्य क्या होता है? जो वात कफ के प्रधान से होगा, शीत गुण वाला होता है और इसमें गर्म खाने की इच्छा होती है। और जो आग्नेय होता है ये वात पित्त की वजह से, वात तो रहेगा, देखो वात क्या योग वाही है, ठीक है, सबके साथ चलता है बात। तो और इसके अंदर हमको ठंडी खाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास अंतर्वेग और बहिर्वेग। अंतर्वेग का मतलब क्या होता है? जो शरीर के अंदर जैसे अंतर्दाह करेगा, बहुत प्यास लगेगी, प्रलाप करेगा, भ्रम, संधिशूल, अस्वेद और दोष वर्च विनिग्रह, नॉन एनिमिलेशन ऑफ दोष एंड मल। बहिर्वेग क्या होता है? बाहर तो ठंडा मतलब बाहर तो शरीर में संताप रहता है, ठीक है, बाह्य शरीर संताप अधिक, बाहर इसमें ज्यादा गर्म रहता है, अंदर से इतना नहीं होता ज्वर, तो ये आएगा और इसको तृष्णा होती है। फिर आता है प्राकृत और विकृत। क्या होता है? प्राकृत मतलब अकॉर्डिंग टू द ऋतु जो होता है ना, जब वो कोई दोष बढ़ता है, ठीक है, तो वो प्राकृत होता है। जैसे पित्तस ज्वरिन शरद ऋतु, ठीक है, या फिर कफ ज्वरिन वसंत ऋतु। विकृत कि वो वाली, जैसे अब बताया कि शरद में पित्त होता है, लेकिन शरद में अगर वातस ज्वर हो गया तो वो क्या होगा? विकृत होगा। साध्य क्या होता है? इन केस ऑफ बलवान रोगी जिसके कम दोष हैं, कम कोई उपद्रव नहीं है, तो वो साध्य होता है। और असाध्य क्या होता है? जो बहुत सारे कारणों से उत्पन्न हुआ होता है, जिसके बहुत लक्षण होते हैं और जो क्या करता है? शीघ्र ही आपकी इंद्रियों का नाश करता है, सप्रलाप, भ्रम और श्वास, ठीक है, और जो आपके 7, 10 और 12 दिन में बंदे को मार देता है, ठीक है, और जिसमें स्वेलिंग हो, गंभीर ज्वर हो और काफी दिनों तक वो उसको ज्वर रहता हो और उसकी जो सिर की मांग है ना वो खुद फट जाती है, मतलब केस सीमंतकृत ज्वर, ठीक है। हेयर्स ऑफ द हेड फॉल अपार्ट टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं वात के क्या लक्षण आएंगे, पित्त वाले के क्या होंगे और कफ के क्या होते हैं। तो वातज में आपको सारे ही पता है, वात का जो आएगा विषम आरंभ होता है, विषम आरंभ, इरेगुलर ऑनसेट रहता है और इसमें क्या होता है? इरेगुलर टेम्परेचर रहता है, थोड़ी फटी फटी सी स्किन होगी, परुष होगा और अरुण वर्ण के नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष त्वचा होती है, ठीक है, और तालु वगैरह सूखे होते हैं। सारे जो लक्षण होते हैं ना नॉर्मल नॉर्मल वही आएंगे। पित्त में आपको याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, उष्ण होता है और मतलब इसमें हाइपरपायरेक्सिया होता है, बहुत ज्यादा दाह होगी, कटुआस्यता रहती है और इसमें हरित और हरिद्र वर्ण के नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष रहता है। और इसके अंदर कफ में क्या होगा? ये सारे श्वेत वर्ण के होंगे, ठीक है। निदान ऑफ द्वंद्वज और सन्निपातज। द्वंद्वज और सन्निपातज किसकी वजह से होता है? विषमशन की वजह से, अनशन की वजह से, ऋतु व्याप्त की वजह से, असात्म्य गंध, विष उपहत और इन सब का मिथ्या योग होने से, पंचकर्मा का, इससे होता है। फिर ये द्वंद्वज के लक्षण बता रखे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है पित्त और कफ का। मुहुर्दाह मुहुर शीतम, ठीक है, और शनिदाह शनि शीतम आपके सन्निपातज में आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखो सम त्रिदोषज वाले में आएगा शनिदाह शनि शीतम। अब अगंतुज है। अगंतुज आपके 4 बताए हैं, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज। तो अभिघात, अभिघात मतलब चोट लगने से होता है, किसी शस्त्र से, किसी लोहे से, ठीक है, कोई पत्थर से, कोई कांच से, मुट्ठी से। तो इसमें क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा व्यथा होगी, डिस्ट्रेस होगा, शोथ होती है, विवनता और पेन होगा। नेक्स्ट आता है अभिशंग। अभिशंग मतलब काम क्रोध की वजह से आपका बात बढ़ जाता है और जो क्या करता है? ज्वर करता है, या फिर भूत प्रेत आदि की वजह से हो सकता है, या फिर विष वृक्ष या विष अनिल, कहते हैं जहरीली हवा है या ये जहरीले पेड़ है, उसकी वजह से जो ज्वर होता है, दैट्स इज अभिशंगज, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अभिचारज। अभिचारज मतलब वही जो इविल तांत्रिक जो रिटेट्स होते हैं, जो मंत्र चैंटिंग करते हैं, उनकी वजह से होता है ये। और अभिशाप किसी के श्राप देने से जो होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास सप्त धातुगत ज्वर। सप्त रस रक्त मास में दस्ती मज्जा शुक्र। रस में क्या आएगा? गुरुता, दैत्य, सदन, अंगमर्द, छर्दी, अरोचक। रक्त में वही जो आपकी रक्त वाले होते हैं। मांस में अंतर्दाह होगी और वो गात्र को, गात्र विक्षेप, गात्रों को पटकेगा वो, ठीक है, फेंक फेंक के मारता है वो। और यही बात आपको अस्थि में भी मिलेगी, एक तो मांस में मिलेगी, एक आपको अस्थि में मिलेगी, ठीक है। और मेद में आपको अति स्वेद रहेगी, बहुत ज्यादा स्मेल रहती है। और मज्जा में तम प्रदेश रहता है, मर्म छेदन, और बाहर से ठंडा और अंदर दाह होती है, बहिर्शेत्य अंतर
दाह होती है, किसमें है ये? मज्जा में। शुक्र वाला शुक्रशोभ, शुक्रनाश और मृत्यु हो जाती है। जो रस रक्त मांस मेद है दैट्स इज साध्या। अस्थि मज्जा आपके कृत साध्य है, और जो शुक्रगत है वो आपका असाध्य होता है। अब आती है विषम ज्वर क्या होता है। विषम ज्वर मतलब जिसका इनरेगुलर ऑनसेट रहता है, ठीक है, उसके सिम्टम्स भी कभी भी हो जाते हैं, किसी भी टाइम, बेसिकली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। संतत सतत अन्य दुष्टक तित्यक और चतुर्थ। संतत में रस धातु की दुष्टि होती है, मतलब इसके आश्रित रहते हैं। सतत में आपका रक्त आएगा, उसमें मांस आएगा, इसमें मेद और फिर अस्थि और मज्जा आता है। संतत मतलब कॉन्टिन्यूस 7, 10 या 12 दिन तक रहता है। सतत मतलब दिन में जो होता है 2 बार आता है। अन्य दुष्टक मतलब जो दिन में 1 बार आएगा। तित्यक तीसरे दिन आता है, ठीक है। और जो चतुर्थ होता है 4th डे आता है, ठीक है। अब आते हैं ज्वर की अवस्था। ज्वर की अवस्थाएं क्या होती है? एक तो तरुण ज्वर, कहते हैं कि भाई अभी आपके पास पेशेंट है, कहते हैं अभी अभी बुखार हुआ है जी, तो वो तरुण होता है। अभी अभी हम कितने दिन तक अभी मानेंगे? 7 दिन तक तरुण ज्वर मानते हैं। आम ज्वर जिसके अंदर आम हो। पच्यमान, आम इज बीइंग डाइजेस्टेड। निराम जिसके अंदर आम नहीं हो। 8th डे पे जो होता है वो आपका निराम बन जाता है। ये कौन से डे पे? 8th डे पे निराम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीर्ण ज्वर, दैट्स इज क्रॉनिक फीवर। और पुनरावर्तक ज्वर वो होता है जैसे अपथ्य, जैसे उसको फीवर था, वो चला गया था, लेकिन अब उसने दोबारा अपथ्य का सेवन किया, जिससे क्या हो गया, उसका दोबारा से फीवर हो गया। नेक्स्ट आता है आम ज्वर के लक्षण। आम ज्वर में क्या आएगा? अरुचि, अविपाक, गुरु, जो भी आम से रिलेटेड आता है वो सारे इसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। पच्यमान आएगा। पच्यमान में ज्वर का जो वेग रहेगा वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ज्यादा तृष्णा रहेगी, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, मल प्रवृत्ति, उत्क्लेश, ये सारे लक्षण उसमें मिलेंगे। निराम क्या होगा? निराम के अंदर उसको भूख जो है, अपीयरेंस ऑफ एपेटाइट, लाइटनेस ऑफ द बॉडी, हाँ बेसिकली इसमें वो बंदा बिल्कुल सही रहेगा। उसके शरीर में लघुता रहेगी, दोष उसके अच्छे से एलिमिनेट, मतलब कि जो भी दोष होते हैं, स्टूल, यूरिन, स्वेट होता है, ये सारा एलिमिनेशन उसके नॉर्मल तरीके से होती है। और ये फीवर 8th डे पे जो होता है निराम होता है। पुनरावर्तक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिथ्या आहार विहार के सेवन करने से होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है दैट्स इज मैनेजमेंट, जो आपके केसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केसी में बेसिकली आपको ये सब चीजें ना भी पूछें, इसके इंट्रो, इसके टाइप्स और ये सब चीजें ना भी पूछे, बट आपसे चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंट तो पक्का ही पक्का पूछेंगे। वैसे इसमें लिखा भी हुआ है आपके सिलेबस में, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंट ऑफ ज्वर एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो टाइप्स हमने सारे देख लिए, अगर आते हैं तो लिख देना। अब स्टार्टिंग करते हैं चिकित्सा सूत्र से, आपको ये बड़े ध्यान से समझना है। अब जितने भी टॉपिक्स चलेंगे उनमें सारी ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद कराऊंगी, बस आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है विदाउट स्किप। स्किप कर दिया कुछ भी तो पक्का कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा उसमें से। तो स्टार्ट करते हैं नव ज्वर चिकित्सा सूत्र। आपके पास पेशेंट आया कि मुझे अभी फीवर हुआ है। नव ज्वर कितने दिन तक के बोलोगे? 7 दिन तक के लिए बोलते हो। तो इसमें आपको ये श्लोका पक्का रटना है। रटना क्या है मैं आपको समझाती हूँ। लंघनम स्वेदनम कालम, ये वाग सा तिक्त रस, पाचन अन्य अविपक्वानाम दोषानाम तरुण ज्वरे। बट द मेन ऑफ डाट, इन्होंने बोला है लंघन कराना है। सबसे पहले आपको लंघन कराना है। लंघन कराने के बाद आपको स्वेदन कराना है। पहले तो जो कच्चा आम ओम होगा तो वो उसका लंघन करा के ठीक हो जाएगा। फिर अब जो स्वेटिंग नहीं निकल रही है, स्वेद का अभाव था अगर, तो उसको स्वेदन कराना है, ठीक है। फिर कुछ टाइम आपको काल देखना है। काल मतलब 8 दिन बीतने चाहिए, पासिंग ऑफ टाइम ऑफ 8 डेज। फिर ये वाग सा तिक्त को रस हो, तिक्त रस प्रधान देना है। दिस इज बेस्ट होता है ये आपका तिक्त रस स्टमक के लिए भी, और ये अणुप्रभाव होता है इसका, ठीक है। और पाचन अन्य अविपक्वानाम दोषणाम तरुण ज्वरे, फिर इसमें क्या हो जाता है, सारे दोष जो है वो उनका पाचन आपको करना चाहिए, ठीक है। तो लंघनम स्वेदनम काल ये वाक्सक तिक्त को रसो पाचन अन्य अविपक्वानाम दोषणाम तरुण ज्वरे। फिर बात आती है आपके पास किसमें आपको देखो लंघन और जो उपवास है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है आपके ज्वर। तो बट इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ, किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किस में आपको लंघन नहीं कराना? जो पहले ही बंदा बहुत दुर्बल है, लाइक वातज का है, क्षय है, काम क्रोध भय से उसका, शोक से उसके अंदर है ही नहीं सेंस इतना, पहले ही वो ढीला मिल्ला सा है जमी, ठीक है।
तो ऐसे में आपको लंघन नहीं कराना है। पहले ही वो कुछ नहीं खाता है ऐसे में, ठीक है। अब आता है त्याज्य नवज्वर। नवज्वर में क्या आपको त्याज्य चाहिए, क्या आपको करना नहीं चाहिए। तो नवज्वर जब होता है ना तो आपको दिन में नहीं सोना, स्नान नहीं करना, अभ्यंग नहीं करना, ठीक है। और अभ्यंग अन्न, हैवी फूड मतलब मैथुन, क्रोध, प्रभात, व्यायाम, कषायश्च विवर्जित। मतलब दिन में नहीं सोना, स्नान नहीं करना, ठीक है। वन शुड अवॉइड डे स्लीप और बाथ, मसाज, ठीक है। हैवी फूड, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंगर, एक्सपोजर टू विंड, ठीक है। क्रोध, प्रवात, व्यायाम, कषायश्च विवर्जित। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, उनका विवर्जित करना है, इनको छोड़ देना है। अब आते हैं षडंग पानिया। मुस्ता, पर्पट, शीत, चंदन, उद्दिच्य, नागरे, शीत, डेट से शीत, श्रित, शीत जलम ददात, पित्त ज्वर शांतते, पिपासा ज्वर शांतते। मतलब कि क्या है, जो ये आपके मुस्ता, पर्पट, तुषीर, चंदन, उद्दिच्य, नागरे हैं, इनको आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है और 64 पार्ट ऑफ वाटर डालना है आपको, उसको ऐड करना है, बॉईल करना है। जब वो हाफ रह जाए फिर उसको ठंडा कर देना है और इसको यूज करते हैं पिपासा में। यहाँ पे लिखा है पिपासा ज्वर शांत है, पिपासा और ज्वर में इसको यूज करते हैं षडंग पानीय को। अब आते हैं वमन इन ज्वर। देखो सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया कि अभी उसको ज्वर हुआ, तब आपने कहा लंघन स्वेदनम कालो यवाक तिक्त को रसो पाचन अन्य अभिपक्वानम दोषणम तरुण ज्वरे। फिर आपने देखा कि लंघन किसको नहीं कराना। फिर बात आती है चलो लंघन नहीं कराया तो फिर क्या करना है। अब आता है त्याज्य। क्या आपको नवज्वर में त्याज्य करना है। त्याज्य क्या है, दिन में नहीं सोना, स्नान नहीं करना, अभ्यंग नहीं करना, खाना ज्यादा भारी नहीं खाना, मैथुन नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, प्रवाह धूप का सेवन नहीं करना, क्रोध नहीं करना, कषाय, ये सब चीजें नहीं खानी है, षडंग पानिया लेना है। नेक्स्ट आता है आपके पास वमन। वमन कराना है। वमन किस में कराते हो, इन केस ऑफ कफ प्रधान, कफ प्रधान हो, ठीक है, प्रोमिनेंट और अमाशय में अगर दोष है तो आपको क्या कराना है, वमन कराना है। फिर आता है ये वागु प्रयोगिन ज्वर। अब आप इस सीरीज को कैसे समझ सकते हो, ये स्टोरी है, ये कोई ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है इसका। देखो जैसे नवज्वर हुआ, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था। फिर आप ऊपर पहले तो आप मुंह से जैसे कुछ कफ है तो उसको अमाशय वाले को तो वमन करा दोगे। अब वमन करा दिया तो हम ससर्जन क्रम कराते हैं, तो आप ऐसे याद रखना कि ये वागो की बात आती है। ये वागो क्या है, आफ्टर वमन और लंघन पेशेंट शुड टेक मंड। मंड लेना है उसको, कुक्ड इन डिकॉशन ऑफ ज्वर हर द्रव्य, ठीक है। एंड ही शुड टेक ये वागो। उसको क्या करना है, लंघन और इसके बाद लंघन के बाद और वमन के बाद उसको क्या करना है, मंड लेना है या ये वागु लेना है। किस में बनाया हुआ हो, ज्वरहर द्रव्य में बनाया हो। ये वागु सेवन शुड बी कंटिन्यू अंटिल फीवर कम डाउन और बिकम लो ग्रेड और इट शुड बी कंटिन्यू फॉर 6 डेज। देखो ये वागु आपको तब तक लेना है जब तक खिचड़ी वगैरह खिलाते हैं ना, तो ये वही बात आपको याद रखनी है। तो इसको कम से कम 6 दिन तक तो आपको लेना है जब तक बुखार कम ना हो जाए, ठीक है। ये वागु क्या करता है, आपका अग्नि को प्रदीप्त करता है और आपके स्टूल को, यूरिन को, दोषों को बाहर निकालता है। अनुलोमन का ये काम करता है। उष्ण जब आप गर्म से खिचड़ी खाओगे तो उससे क्या होगा, स्वेटिंग होगी और बीइंग द्रव्य एंड इट रिलीव थ्रस्ट, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, द्रव कर देता है वहां से और आपके क्या करता है, थ्रस्ट से आपको रिलीफ दिलाता है, ठीक है। ये वागु पान किस में नहीं करना, ये वागु आपको मदात्य में नहीं करना, उधर उर्ध रक्तित में नहीं करना, पित्त वाले चीजों में नहीं करना और ग्रीष्म ऋतु में आपको नहीं करना। नेक्स्ट आता है कषाय। अब जब आपने ये वागु दे दिया देन आपका आता है कषाय, क्योंकि नवज्वर में तो कषाय क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो कषाय क्या है, पाचन शमनियम वा कषाय पायेत भीषक ज्वरितम षडे अतीते लघव लघ्व अन्न प्रतिभोजितम। क्या बोला है इन्होंने, पाचनीय और शमनीय कषाय आपको देना है। पाचनीय शमनीय वा कषाय पायेद भीषक, उसको पिलाना चाहिए भीषक को, ठीक है जी। क्या, पाचनीय शमनीयम वा कषाय पायेद भीषक ज्वरितम षडेत अतीते लघु अन्न प्रतिभोजितम। ज्वरित मतलब ज्वरितम षडे, षडे मतलब 6 डेज, आफ्टर 6 डेज ऑफ ज्वर लाइट फूड आपको देना है ये वागु, ठीक है। ये वागु लघु अन्न प्रतिभोजितम लिखा है ना, तो वो ये वागु देना है, ठीक है। 6 डेज के बाद तो आपको ये वागु देना है। फिर इस पेशेंट को गिवन ऑन 7th डे एंड देन फॉर 8 डेज, 6 या 7 दिन तक तो आपको ये वागु देना है। फिर आपको 8th डे क्या करना है, कषाय देना है उसको, वो भी पाचनीय और शमनीय द्रव्य से, ठीक है। समझ आया। देखो अभी हमने पढ़ा था ये वागो की बात, तो ये वागो क्या देना है आपको, 6 या 7 दिन आप दे सकते हो और 8th डे आपको क्या करना है,
8th डे आपको कषाय देना है, ठीक है। 8th डे आपको क्या करना है, कषाय देना है। तो इसमें क्या आएगा, पाचनियम शमनियम वा कषाय पायेत भिषका ज्वरितम ज्वरितम षढ़े षढ़े अतीते लघु अन्न प्रतिभोजितम। नेक्स्ट बात करते हैं कषाय अब किस में नहीं देना। कषाय आपको किस में नहीं देना, जैसे कि कषाय की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्तंभन और ग्राही होता है। तो जिसमें विबंध है या जिसमें स्तंभता हो रही है दोष की, या जिसमें लीन दोष है, तो ऐसे में आपको नहीं देना है। अब आता है घृतपान। अब अपने कषाय से ऐसे सोचो कि कड़वा हो गया मुंह उसका, तो उसमें आपने घी पिलाया। तो घृतपान किसमें करना है, जब कफ जो है वो कम हो और जो वात पित्त है वो ज्यादा हो। when dosas are पको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ घृत इज बेनिफिशियल लाइक अमृत। और जब आपके दोष पक चुके होंगे ना, तब आपको उसको घृत देना है और ये एज अमृत के जैसे काम करेगा। अतः ऊर्ध्व कफे मंदे, इन्होंने कहा है कि जब आपका कफ मंद हो, वात पित्त उत्तरे ज्वरे, वात पित्त ज्यादा हो, परिपक्वेशु दोषेशु, जब आपके दोष परिपक्व हो गए हो, सर्पिश पान यथा अमृत, और जो सर्पी पान होता है उस समय वो बहुत अमृत के समान होता है, ठीक है। इफ पेशेंट हैविंग रुक्ष शरीर, उसका रुक्ष शरीर है, इज नॉट रिलीविंग फ्रॉम फीवर इवन आफ्टर वमन उपवास लघु आहार और कषाय पान। तो देखो, अगर बंदा के बहुत ज्यादा रुक्ष शरीर है, आपने लंगन भी करा दिया, आपने उसको लघु आहार भी दे दिया, आपने वमन भी करा दिया, कषाय भी दे दिया, तब भी उसका रिलीफ नहीं हो रहा, तो आप वहां पे क्या दो, घृत दे, घृत देना है। और इसमें और बात क्या है जो सबसे ऊपर बताइए कि अत ऊर्ध्व कफ मंदो, ठीक है, और वात और पित्त उत्तरे ज्वरे, और परिपक्वेशु दोषेशु सर्पिष्पान यथामृतम। नेक्स्ट बात आती है दुग्धपान की। अब घी के बाद आपको क्या है, घी ऐसे तो सारा चिपका चिपका सा रहेगा, तो गर्म दूध ले लो। दुग्धपान इन ज्वर क्या आएगा, देखो, दाह तृष्णा परितस्ते वात पित्त उत्तरम ज्वरे बद्धम प्रच्युत दोषम वा निराम पयसा जयेत। इन विच ज्वरा द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दाह और तृष्णा। देखो, दूध हम कब देंगे उसको, जब वो दाह और तृष्णा से पीड़ित होगा, डेट इज दाह तृष्णा परितस्य वात पित्त उत्तरम ज्वरे, और वात और पित्त उसका ज्यादा हो, बंध प्रच्युत दोषम वा निराम पयसा जयेत, और इन केस ऑफ बदमल कॉन्स्टिपेशन हो और निराम दोष हो, तो वहां पे आपको दुग्धपान जो है वो बेनिफिशियल है, ठीक है। किसमें बोला है, दाह तृष्णा परितस्य, दाह और तृष्णा में, वात पित्त उत्तरम ज्वरो बद प्रच्युत दोषनाम निराम पयसा जयत, पयसा मतलब दूध। नेक्स्ट आता है विरेचन। अब आपने दूध पिलाया तो उसको विरेचन हो गया, ऐसे आपको सोचना है। तो विरेचन में क्या आएगा, इफ ज्वर इज नॉट रिलीव बाय अबव मेथड, अगर ज्वर इतने सारी चीजों करने से भी ठीक नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करो, विरेचन उसको दे दो, स्ट्रॉन्ग पेशेंट को, बलवान बंदे को। अगर इससे भी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, निरूह बस्ती। If patient is weak, Vaman and Virechana has contraindicated, then Niru Basti should be administration after दुग्धपान। देखो, आपने दूध तो उसको पिला दिया था, ठीक है, लेकिन आप इतना वीक है वो पेशेंट कि आप उसमें वमन विरेचन नहीं करवा पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, वहां पे निरूह बस्ती देनी है। वो भी आपकी किसकी देनी है, PAG, ठीक है, PAG, PAG, ये पीजीए कर लो आप, पीजीए, ठीक है जी। दैट्स इज पटोल, पटोल आदि निरूबस्ती, आरकबद आदि और गुड़ुच्च आदि निरूबस्ती आएगा, ये वीक को देने हैं। और अनुवासन किस में देनी है, याद रखना है, अनुवासन बस्ती इज गिवन इन जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक स्टेज में आपको देना है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग पेशेंट, इफ ज्वर इज जीर्ण, कफ पित्त आर लेस, अगर क्रॉनिक स्टेज है, कफ पित्त उनके अंदर कम है और अग्नि उसकी स्ट्रॉन्ग है, मल इज रुक्ष और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसको अनुवासन बस्ती देनी है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन उसको क्यों हो रहा है, क्योंकि कफ पित्त तो कम है, इट मीन्स वात क्या है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अनुवासन अनुवासन बस्ती आपको देनी है, स्नेह बस्ती शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आपको क्या याद रखना है, पीसी, हाँ, पीसी ज्वेलर्स, पटोल आदि आएगा इसमें, पटोल अनुवासन आदि, चंदन अनुवासन आदि और जीवंत अनुवासन आदि आएगा, ठीक है। अब आता है आपने उसको निरूह दे दी, आपने अनुवासन बस्ती दे दी। अब आती है नस्या की बात। ये जीर्ण ज्वर क्या है, जीर्ण ज्वर में आपने अनुवासन दिया। नेक्स्ट आता है नस्या। शीरो विरेचन नस्या शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर में देते हैं अगर उस बंदे को सिर में कोई दर्द हो, या फिर सिर में गौरवता हो, या फिर विबंध इंद्रिया हो, ठीक है, विबद्ध इंद्रिया हो। फिर आता है जीर्ण ज्वर की बात चल रही है ये सारी अभी। बाह्य उपचार, बाह्य आप क्या कर सकते हो, बाह्य में भी दो आएंगे। अगर आप बाहर उपचार आपको करना है,
तो एक आता है दाह, इन दाह ज्वर, एक आता है आपके पास शीत ज्वर। दाह ज्वर मतलब कि जो उष्ण है जिसमें, तो उसमें आपको सारी चीजें शीत करना पड़ेगा और बाहर आप क्या कर सकते हो, अभ्यंग, परिषेक, लेप, अवगाहन ये सब कर सकते हो। तो अभ्यंग आपको किससे करना है, चंदन आदि तेल से। परिषेचन और अवगाहन विद मधु, कांजे, दही, दुग्ध, घृत तेल। और शीत में उष्ण चीजें करनी है, ये सारी उष्ण में अगुरु, ठीक है, और उष्ण वीर्य वाले आएंगे। और इन अंतुज ज्वर, अगंतुज जो तो अभिचार और अभिशाप होता है ना, तो उसमें आपको धूपन कर्म करना होगा और अंजन कर्म करना है। तो ये बाह्य उपचार आए। अब आते हैं सन्निपातस ज्वर की चिकित्सा। सन्निपातज में क्या करते हैं, वर्धनेन एक दोषस्य शपनेन उचितस्य व कफ स्थान अनुपूर्व्या व सन्निपातजम ज्वरम। इसमें क्या करते हैं, एक दोष को बढ़ाकर और एक दोष को कम करके, एक दोष को बढ़ाकर एक दोष को कम करके, एंड ट्रीट द कफ दोषा स्थान फर्स्ट। पहले कफ दोष स्थान को पहले ट्रीट करते हैं, अमाशय को। ये इसके सन्निपातस की ट्रीटमेंट होती है। वर्धनेन एक दोषस्य शपनेन उचितस्य वा, ठीक है। वर्धनेन एक दोषस्य मतलब एक दोष को क्या करना है आपको, बढ़ाकर, ठीक है। शपनेन उचितस्य वा, और डिक्रीज करना है जो एग्रीवेटेड दोषा है। कफ स्थान अनुपूर्व्यम, कफ स्थान को सबसे पहले ट्रीट करना है। कफ स्थान अनुपूर्व्यम वह सन्निपातस ज्वरम जयत, ये सन्निपातस ज्वर में आपको करना है। तो वर्धनेन एक दोषस्य शपनेन उचितस्य वा वर्धन, नेक्स्ट आएगा कफ स्थान अनुपूर्व्य वा सन्निपातजम ज्वरम। अब आता है कर्णशोथ। कर्णशोथ इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सन्निपातस ज्वर। तो हाउ वी कैन ट्रीट विद दिस, कर्ण मूल शोथ। कर्ण के मूल में शोथ हो रही है तो आपको वहां पे रक्त मोक्षण करना है, घृत पान कराना है, नस्या, प्रदेह और कवल करना है, ठीक है। अब आता है धातुगत ज्वर की चिकित्सा। आपने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इसमें आपको इजी हो जाता है आपके लिए। रस, रक्त, मांस, मेद इकट्ठा है, अस्थि, मज्जा इकट्ठा है, देन शुक्र आता है। शुक्र तो आपका असाध्य ही है। तो रस में आपको क्या करना है, वमन और लंघन कराना है। रक्त में रक्त मोक्षण और प्रलेप परिषेक कराना है। मांस में आपको विरेचन कराना है। याद रखना है मांस में देखो, पहले में और एक छोड़ के दूसरे में, मतलब पहले में वमन लिख दो, बीच के में रक्त मोक्षण लिख दो, नेक्स्ट आएगा विरेचन। फिर अस्थि मज्जा वात का स्थान है अस्थि में, तो नीरु और अनुवासन बस्ती आपको, सॉरी, नीरु अनुवासन बस्ती आपको वहां पे देनी है, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड में आपका उपवास उपवास आता है। अब आता है विषम ज्वर की चिकित्सा। विषम ज्वर जो इरेगुलर टाइम्स, संतत सतत, अन्य दुष्टक, तित्यक और चतुर्थ आता है। तो विषम ज्वर में क्या करना है, अगंतुज कांड जैसे जीवाणु, विष, भूत प्रेत इनसे ही होता है, जिसमें युक्ति विपाशा चिकित्सा एज वेल एज देव विपाशा चिकित्सा आपको करनी चाहिए। इन वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, देखो वात प्रधान विषम ज्वर है तो क्या करना है, वात में घृतपान करोगे, निरु अनुवासन बस्ती, स्निग्ध और उष्णन पान। और पित्त में विरेचन, दूध, घी, इन सबसे करना है और इसमें वमन करना है। और उष्ण और रुक्ष आएगा। देव विपाशा चिकित्सा क्या होती है आपके पास, देव्य पाशा चिकित्सा में आपको मणि, होम, पूजन, यज्ञ, श्रुति, मंगल होम, उपहार, ब्रह्मचर्या, तप, सत्या, ये साधु दर्शन वगैरह इसमें देव्य पाशा में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास विषम ज्वरगन पंचकशाय। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने। कल पेट्रोल से नीली कार गई, कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई। संतत, सतत, अन्य दुष्टक, तित्यक और चतुर्थ, ये आपने सीरीज में लिखा। क से आएगा कालिंग, कालिंग आदि कषाय, ठीक है। कल पेट्रोल से आएगा पटोल आदि कषाय। नीली मतलब निम्ब आदि कषाय। कार मतलब किरातिक आदि। गई मतलब गुड़ुच आदि कषाय। अंडरस्टूड। कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई, दैट इज विषम ज्वरगन पंच कषाय। अगंतुष चिकित्सा, अगंतुष चोट लगने से हुई है तो देव्य पाशा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगंतुक कारणों से है ये। पुनरावर्तक अगर ज्वर है, पुनरावर्तक अगर ज्वर है, अगर दोबारा ये हुआ है तो आपको वहां पे दोबारा क्या करना पड़ेगा, मृदु संशोधन थोड़ा, यापना बस्ती, लघु यूज, जांगम मासरस, तिक्त द्रव्य सिद्ध घृत, किरातिकता दिक्वात, अभ्यंग आदि बाह्य उपचार, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, मृदु शोधन करना है। मृदु शोधन के बाद यहाँ पे बात आती है आपकी यापना बस्ती। यापना के बाद आती है आपकी लघु यूज, जंगम मास रस देना है, तिक्त चीजें इसमें ज्यादा देनी है, और किरातिकता दिक्वात और अभ्यंग आदि बाह्य उपचार करना है। अब आता है ज्वरहर पंचकशाय। तो इसमें आपको मैं बता दूं आपको कैसे याद रखना है। एमडी से
पी, हाँ, एमडी से यूपी जीके। हाँ, एमडी से यूपी जीके आप ये लिखो। एमडी, एमडी से, एसई से यूके पीजी, एमडी से यूके पीजी। एम से क्या है देखो, परपट परपट तो सारे में यार है, परपट परपट और परपट। तो यहाँ पे एम से आएगा मुस्ता, डी से यहाँ दुर्लभ आएगा, से शुंठी, तीन जोड़े बन गए ये, ठीक है। एमडी से यूपी, यू से आएगा उदीच्य, उशीर, पी से पाठा, ये लास्ट का हो गया। फिर आएगा जीके, जीके में आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, मुस्ता जीके डेट्स इज गुडूची और किरातिक आएगा, और शुंठी और मुस्ताप याद रख लेना, ठीक है। मतलब ये इसमें लिख सकते हो। तो ये आपके वात और फांट बता रखे हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें आपके शमन औषधियां। शमन औषधि क्या आएगी, रस औषधि, वटी, चूर्ण, क्वाथ, घृ, तिल, अवलेह और पथ्य, पथ्य लास्ट आता है, ठीक है। तो देखो मैं बताऊं आपको सिंपल सी बात, जो ज्वर है ना, ज्वर में मेनली हमारे केसी में तो चिकित्सा ही पूछेंगे। तो आपने देखा है चिकित्सा इसके अंदर बहुत सारी हो जाती है, तो 10 मार्क्स में हम पूरे भर भर के पेजेस लिख सकते हैं, है ना। तो अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता कि फाइनल ईयर में ज्वर के बारे में पूछेंगे, अगर पूछ सकते हैं तो टाइप पूछ सकते हैं, और ज्यादा इससे फालतू नहीं पूछ सकते। और जो और स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, बस चिकित्सा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, थोड़ा ऊपर ऊपर का ही करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं शमन औषधि। शमन औषधि में आती है आपके पास रस औषधि, वटी, चूर्ण, क्वाथ, घृत, तेल, अवलेह। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट इन औषधि मात्रा में, मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे केसी की प्लेलिस्ट में चेक करना, वहां पे मैंने मात्रा आपको अच्छे से बता रखी है कि इसकी हर एक चीज में इतनी इतनी मात्रा होती है। तो जो रस औषधि होती है उसके होते हैं 125 से 250 ग्राम। वटी होती है, वटी की 250 से 500 mg की। हाँ, वो भी 125 से 250 mg आएगा, ग्राम नहीं है, mg, ठीक है। चूर्ण, चूर्ण आपको 3 से 6 ग्राम लेना है, ये ग्राम में आएगा, ठीक है। और जो आपका काढ़ा है, क्वाथ है, वो आपको लेना है 10 से 20 ml। घी तेल 10 से 20 ml। और जो अवलेह है वो आपको लेना है 20 से 30 ग्राम। अवलेह आपको लेना है 20 से 30 ग्राम, ठीक है। रस औषधि 125 से 250 mg। और हमेशा रस औषधि जो होती है ये आपको मधु के साथ या उष्ण गर्म पानी से ली जाती है। वटी आप गर्म पानी से लोगे, चूर्ण आप गर्म पानी और मधु से, क्वाथ हमेशा जल जल में ही लोगे अनुपान इसका, और जो घी तेल है ये गर्म पानी से, अवलेह दूध के साथ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एग्जांपल आता है रस औषधि। इसके अंदर आपको ज्वर में याद रखना त्रिभुवन कीर्ति रस, सूत शेखर रस, कस्तूरी भैरव रस, हिंगुलेश्वर रस, ठीक है। तीन है सिर भैरव के, तीन है सिर भैरव के, भैरव, तीन से मतलब त्रिभुवन कीर्ति रस, है मतलब हिंगुलेश्वर, सिर से सूतसेकर, और भैरव कस्तूरी भैरव रस। वटी की बात करते हैं तो संजीवनी वटी, सौभाग्यवती, अमृता सत्व। सारे ही थोड़े ये ऐसे ऐसे से नाम है, संजीवनी, सौभाग्य, अमृता, है ना। चूर्ण में शीतोपलादी चूर्ण, तालिशादी चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, पंचकोल, लवंगादि चूर्ण। क्वाथ में ज्वरहर, पंचकशाई, पटोल, पंचक क्वाथ, गुड़ इत्यादि क्वाथ। क्वाथ के तो इतने सारे बता दिए मैंने, तो आप वो भी लिख सकते हो। घृत में पंचतिक्त घृत, अमृता घृत, चंदनादि तेल और अगुरवादी तेल, ठीक है। नेक्स्ट अवलेह, अवलेह में आपको द्राक्ष अवलेह यूज करना है और च्यवनप्राश करना है। पथ्य आहार विहार, पुराणशाली, मुद्ग, पटोल, कारवेलक, शिग्रु, गुड़ुचि। देखो थोड़ी ना इसके अंदर आपको थोड़ी तो तिक्त रस की ज्यादा है, जैसे पटोल, ठीक है। और भी हैं तो शिग्रु, कारवेलक, गुड़ुचि, जीवंती, मृदिका,
दाडिम, मंड, यवागु, लंघन, विश्राम, जो भी आपको चिकित्साएं बताई हैं वो भी लिख सकते हो। अपथ्य में कि गुरु चीजें नहीं खानी, दूषित जल का सेवन नहीं करना, दिन में नहीं सोना, मैथुन नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अभ्यंग स्नान, जो आपने वो पढ़े है ना नवजोर में त्याज्य, वो सब इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका ये ट्रीटमेंट सारा कंप्लीट हो गया। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है अगर ज्वर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है, सच में ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि और डिसीजेस इतनी बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ा हमारा ज्वर ही है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो भी आपके ट्रीटमेंट बता रखे हैं ना, कि जो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, सब इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, सबका कंटेंट है इसके अंदर। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं आपको चिकित्सा कराती हूँ, रिकॉल जस्ट, दोबारा से तो नहीं करा रही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो कितने पेजेस हैं इसमें भी, 2, 4, 6, ठीक है, और 8 बनते हैं। तो और अपनी भाषा में हम लिखेंगे तो भाई वो काफी बन जाते हैं। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवज्वर चिकित्सा सूत्र। नवज्वर किसको बोलते हैं? 7 दिन तक बोलते हैं। तो इसमें आपको लंघन, स्वेदम, काल, ये तिक्त को रसो, पाचन, अन्य अभिपक्वानम, दोषणम, तरुण जरे। उसके बाद आपको बतानी है कि लंघन किस में नहीं कराना। उसके बाद आपके बात आते हैं त्याज्य नवज्वर, फिर षडंग पानी आएगा। ठीक है, षडंग पानिया में क्या आएगा? मुस्ता परपटु शीर, चंदनुदिच्चा नागरे, श्रित शीतम, श्रित शीत जलम ददात, पिपासा ज्वर शांत्यते। फिर आएगा ये होने के बाद, षडंग पाने के बाद आपको वमन कराना है, जो भी कफ प्रधान होगा वमन, और अमाशय वाले के लिए। देन वमन के बाद आपको क्या कराना है यहाँ पे? ये वागु। वमन के बाद आपको क्या कराना है? ये वागु। ठीक है, ये वागु आपका दीपन होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और सारे दोषों को बाहर निकालता है। ये वागु के बाद किसमें ये वागु नहीं कराना वो बताना है। फिर आता है ये वागु के बाद कषाय। कषाय पाचनीय व शमनियम। ठीक है, पाचनीय शमनियम व कषाय पायित भीषक ज्वरितम षडे अतीते लघु अन प्रतिभोजितम। नेक्स्ट आता है कषाय, किसमें नहीं देना है वो आपको बताना है। कषाय के बाद घृतपान बताना है। घृत बेसिकली यहाँ पे सिंपल बोल रखा है, जब आपका कफ कम हो और वात और पित्त ज्यादा हो और दोष पके हुए हो तो वो अमृत के समान होता है घृत। फिर आपका घृत के बाद दूध बताना है। दूध आपको वही तृष्णा दाह को शांत करने के लिए। ठीक है, और निराम वाले में। फिर दूध के बाद आपको विरेचन आता है। विरेचन के बाद निरूप बस्ती। निरूप बस्ती आपको वेक वाले में देनी है। फिर अनुवासन बस्ती आपको जीर्ण वाले में देनी है। और निरू के आपको टाइप बताए थे मैंने, डेट इज पीजीए, और अनुवासन का बताया था पीसी ज्वेलर्स। फिर नस्य आता है इसमें, नस्य जीर्ण बता दिया था। नेक्स्ट नस्य के बाद फिर बाह्य उपचार। बाह्य में आपका शीत का, दाह का और अगंतुज का बताया है। फिर ये हो गया जीर्ण। फिर आते हैं सनिपातज में, एक दोष को बढ़ाकर एक दोष को घटाकर, दैट्स इज वर्धते वर्धनेन एक दोषस्थ शपनेन उचितस्थ वा। नेक्स्ट आता है कफ स्थान। कफ स्थान अनुपूर्व व सनिपात ज्वर। फिर कर्णमूल कॉम्प्लिकेशन का बताया है। देन इसमें धातुगत का आएगा, विषम ज्वर का आता है, वात पित्त कफ देव्यपाश्य। फिर आपके पास इसमें विषम ज्वरघन, इसमें पंच कषाय बता रखे हैं, मैंने आपको बता दिया था कल, पेट्रोल पंप से नहीं लिखा गई। फिर इसमें पंच कषाय बताए हैं। फिर शमन औषधियां बताई हैं, रस औषधि बताई है, चूर्ण बताया है, और घी तेल बताया है, क्वाथ बता दिया, वट्टी बता दी। तो रस औषधि 125 से 250 mg, वट्टी की आपकी 250 to 500, चूर्ण की आपकी 3 से 6 ग्राम आएगी, और क्वाथ की 10 से 20 ml, और घी 10 से 20 ml, और अवलेह आपका 20 से 30 ग्राम आएगा। ठीक है, और अपथ्य और अपथ्य आता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर करना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इसी की वीडियो मतलब अपलोड करेंगे, पार्ट बी की। पार्ट ए की तो मैं सारी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोज। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।